चले प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं एम चक्रवर्ती आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ फिर मैं एम चक्रवर्ती आप सबों को पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के बीच से शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए वो पॉलिटी से लिए हैं। पॉलिटी से वो 20 महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए। तो आप सभी विद्यार्थी पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। बढ़ते हैं हम लोग आज अपने पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पॉलिटी से ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, पॉलिटी से जो ऑब्जेक्टिव लिया गया उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी रहेंगे। इसे नोट्स जरूर आप करते रहें, क्योंकि जब तक आप नोट्स बनाकर इसे याद करने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये आपका अपना होगा नहीं। और जब तक ये आपका अपना नहीं होगा, सरकारी नौकरी आपसे उतना ही दूर है। तो अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, तो आपको प्रतिदिन 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो श्रृंखला चल रहा है उसे देखना भी पड़ेगा और साथ साथ याद भी करना पड़ेगा। तो चलिए पहला सवाल हम लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि राष्ट्रपति संघ की प्रमुख जानकारी प्रधानमंत्री से मांगेंगे और प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वो संघ की सभी जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाए। राष्ट्रपति संघ के जितने भी वित्तीय संघ से जितनी भी जानकारी है वो प्रधानमंत्री से मांगेंगे और प्रधानमंत्री इसको उपलब्ध करवाएंगे। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में। या डायरेक्ट पूछ देगा कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में एक ही क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 75 के द्वारा। अनुच्छेद 75 के द्वारा। फिर उसके बाद कहेंगे भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री का पोस्ट याद रखेंगे कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में है। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति अगर पूछ देगा तो वो अनुच्छेद 75 में। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ध्यान रखिएगा। संसद का सामना न करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। ऐसे कौन भारत के प्रधानमंत्री बने जो एक दिन भी संसद नहीं गए? तो आपके चौधरी चरण सिंह संसद का सामना न करने वाले मतलब प्रधानमंत्री बने, लेकिन संसद में एक दिन भी नहीं गए। वैसे एकमात्र अभी तक के प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस 23 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा, किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? जब आपके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के अभी तक एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछेगा कौन बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा। कौन बने हैं? गुलजारी लाल नंदा बने। एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। और ये 2 बार कार्यवाहक बने, ध्यान दीजिएगा, 2 बार। एक बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु पर और एक बार बने थे लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु पर। दोनों बार यही बने हैं गुलजारी लाल नंदा। तो एक ही व्यक्ति 2 बार बने हैं, तो एकमात्र अभी तक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अब ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों का संख्या पूछ रहा कितना होना चाहिए? तो 50 सदस्य का संख्या होना चाहिए। कितना? 50 सदस्यों का संख्या। लोकसभा के मेंबर कितना होना चाहिए? उसमें 50 लोग कम से कम होने चाहिए। तब आप किसी भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध में आप अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा। कोर्ट ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कहेगा अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? तो केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? तो केवल लोकसभा में। अब एक बात, अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा,
प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पूरे लोकसभा को आपके जितने मंत्रिमंडल है सब भंग कर दिए जाएंगे। लेकिन पार्टिकुलर किसी मंत्री के विरुद्ध, रेल मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, कोई खास एक मंत्री के विरुद्ध लाएगा तो सिर्फ उस मंत्री पद को त्यागपत्र देना होगा, बाकी शेष आपका मंत्रिमंडल बचा रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का सीट खत्म होगा तो आपका लोकसभा का जो है वो भंग हो जाएगा। लोकसभा क्या होगा? भंग हो जाएगा। राष्ट्रपति उसे पुनः गठन करने का निर्देश जारी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसका चर्चा कानून अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसका चर्चा कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी पूछेगा कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? वो महान्यायवादी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछेगा महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। फिर कहेगा संसद का कौन ऐसा अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। कौन ले सकता है? महान्यायवादी। लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, मत देने का अधिकार नहीं है, अपने वोटिंग पावर को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संसद के अधिकारी न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किनको दिया गया है? महान्यायवादी को। राज्यसभा का पूछ रहा है कि गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा का पहला बैठक पूछेगा तो 13 मई 1952। राज्यसभा का गठन पूछेगा 3 अप्रैल 1952 को। अनुच्छेद 80 में। अब कहेगा राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? गठन अवसंरचना तो अनुच्छेद 80 में। लोकसभा पूछेगा 81 में। संसद का गठन संरचना अनुच्छेद 79 में। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के द्वारा किया गया। कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को। आपसे कहेगा राज्यसभा का पहला बैठक कब हुआ? तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन या गठन कौन करेंगे? राज्यसभा करेंगे। कौन अनुच्छेद में? तो 312 में इसका चर्चा है। कहेगा नई अखिल भारतीय सेवा का जो गठन है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 312 में। करेगा कौन? राज्यसभा करेगा। लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा। लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा, जो अपने जमानत राशि वो खो देगा यदि वह मत प्राप्त करता है तो कुल वैलिड मतों का 1/6 से कम, कुल वैध मतों का 1/6 भाग से कम अगर आप वैध मत प्राप्त करिए, अगर मत प्राप्त करते हैं तो आप अपनी जमानत राशि खो देंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी चुनाव के लिए ही है। अगर किसी भी चुनाव में आप खड़ा होते हैं और वहां पर वैलिड मतों का 1/6 से कम आपको मत आएगा तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति का जमानत राशि 17 दिसंबर को जो बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है? तो 15,000 याद रखेंगे। राष्ट्रपति का जमानत राशि पूछेगा कितना होगा? तो 15,000। और कोई भी राष्ट्रपति जब उसको वैलिड मतों का 1/6 से कम प्राप्त होगा तो वह भी अपना जमानत खो देगा। और कोई लोकसभा या कोई भी कहीं भी चुनाव में अगर आप खड़ा होते हैं किसी भी चुनाव में और कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त होगा तो अपन भी जमानत राशि खो देंगे। यह सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है, किसी भी चुनाव के लिए नियम बना हुआ है। संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बिना सूचना के कितने दिन अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो किसी सांसद सदस्य को अयोग्य घोषित करेगा? तो 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन तक आप बिना सूचना के नहीं आए हैं, उपस्थित नहीं हुए हैं, अनुपस्थित हैं तो आपकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करेगा? लोकसभा सचिवालय है किसकी देखरेख में काम करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश का देन है? तो भारत का। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसका देन है? भारत का। और 12 से 1 जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाएगा। प्रश्नकाल 11 से 12, 11 से 12 के प्रश्न समय को क्या कहेंगे? प्रश्नकाल। और 12 से 1 को क्या कहेंगे? शून्यकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही कितना बजे से प्रारंभ होगा? 11 बजे से लेकर
6 बजे तक कार्यवाही चलेगा। 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल, 1 से 2 लंच और 2 से 6 जितने भी विधेयक है, विशेषाधिकार है, वो सब पेश होगा 2 से 6 में, जो भी बहस वगैरह है। सत्रावसान का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। सत्रावसान मतलब लोकसभा के सत्र सेशन को जो समाप्ति होगा, सत्रावसान मतलब सत्र का समाप्ति। लोकसभा का जो 3 सेशन चलता है, लोकसभा का एक वर्ष में कितना सेशन? 3 सेशन चलेगा। उस सेशन की समाप्ति कौन करेंगे? उसको अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। कौन अनुच्छेद के द्वारा? तो 85 के 2, अनुच्छेद 85(2) के द्वारा सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सत्रावसान मतलब सेशन की समाप्ति, सेशन की समाप्ति, सत्र की समाप्ति को ही सत्रावसान कहते हैं। अगला सवाल देखा जाए बच्चों, वे विधेयक जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं क्या कहलाएगा? वो विधेयक जो मंत्री, जैसे रेल मंत्री है, वित्त मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, कपड़ा मंत्री, कोई मंत्री पेश करेंगे तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। वे विधेयक जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। वे विधेयक जिसे कोई भी सांसद सदन में प्रस्तुत करता है, मंत्री नहीं, वो सिर्फ सांसद है, वो सिर्फ क्या है? सांसद है। अगर वो विधेयक पेश करेगा तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। क्या विधेयक कहलाएगा? गैर सरकारी। मंत्री पेश करेगा सरकारी, अगर कोई सांसद है, कोई मंत्री नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का परिवार लोकसभा अध्यक्ष कहेगा धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। धन विधेयक का उल्लेख या धन विधेयक का परिभाषा किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 110। और धन विधेयक का विशेष अधिकार अनुच्छेद 109 में, विशेष अधिकार अनुच्छेद 109 में, और धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में? विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 114। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट से 1 दिन पहले। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत करेंगे? तो बजट से 1 दिन पहले। और भारत में बजट कब पेश हो रहा है? 1 फरवरी को। कब से? 1 फरवरी से आपका बजट पेश होता है। प्रति साल 1 फरवरी को बजट पेश हो जाता है। कौन संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन है जो संघीय बजट की तैयारी करता है और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तब वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग है जो संघीय बजट की तैयारी करेगा और उसे लोकसभा संसद में पेश करवाएगा। बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। बजट का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया बच्चों? अनुच्छेद 112 में किया गया। आम बजट के साथ रेल बजट का विलय किस बजट में किया गया? आम बजट के साथ रेल बजट का जो विलय किया गया वो किस में किया गया? बजट 2017-18 का जो बजट था वो रेल बजट और आम बजट दोनों को एक कर दिया गया। 1921-22 में आम बजट से रेल बजट अलग कर दिया गया था। फिर उसके बाद 17-18 में आम बजट और रेल बजट एक ही। और आपको ध्यान दीजिएगा, आपके संविधान में बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। जो अनुच्छेद 112 कह रहा है, तो अनुच्छेद 112 में बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, बजट हम लोग नाम दे दिए हैं। विनियोग विधेयक के द्वारा धन की प्राप्ति कहां से होगी? तो संचित निधि से। विनियोग विधेयक के द्वारा धन की प्राप्ति कहां से होगा? संचित निधि से होगा। संचित निधि कौन अनुच्छेद में है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 266 का 1 में। संचित निधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 का 1 में है। अगला कहेगा लोक लेखा निधि किस अनुच्छेद में है? लोक लेखा निधि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 का 2। अनुच्छेद 266 का 2। संचित निधि अनुच्छेद 266 का 1 में। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 का 2 में है। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व एवं उधार कहां जमा किए जाते हैं? भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व एवं उधार, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व एवं उधार कहां जमा किए जाते हैं? तो ये संचित निधि में जमा किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 के 1 में है। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पॉलिटी के हम लोग शानदार रिवीजन किए। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपके परीक्षाओं के लिए ये बेहतर साबित हो। तो बच्चों, आपका अगर सरकारी नौकरी सपना है तो आपको प्रतिदिन चैनल को ज्वाइन करिए और इस पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं, क्लास आ रहे हैं, सबको अटेंड कीजिए और उसे याद भी करिए। आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।